नमस्ते, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन गुरुकुल में। मैं इमरान, आप हमारे साथी कुल मिलाकर अध्ययन गुरुकुल। यूपी टेट 2026 की आपकी एग्जाम डेट क्लियर हो चुकी है। जो आपका जो कैलेंडर जारी किया गया है उस कैलेंडर में आपका दिया गया है कि आपकी यूपी टेट जो 2026 है उसकी एग्जाम डेट क्या रहने वाली है। वो मैंने नोटिफिकेशन आपको पूरा वीडियो बना दिया है और आपको दे भी दिया है। आपने लोग आशा करते हैं कि वो आपने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है वो आई बटन पे हम डाल देंगे तो वहां से आप देख सकते हैं। तो आपकी यूपी टेट 2026 को जो एग्जाम डेट है वो आपकी 2, 3 और 4 जुलाई रहने वाली है। तो इसलिए आपके यूपी टेट के सभी विषयों की तैयारी आपकी स्टार्ट हो जानी चाहिए। तो आज हम यूपी टेट की नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम सबसे पहले हम हिंदी सब्जेक्ट को लेकर चलेंगे। आपके हिंदी सब्जेक्ट्स की सबसे पहले हम क्लास ले रहे हैं और हिंदी सब्जेक्ट्स में आपका जो सबसे पहला चैप्टर है हिंदी वर्णमाला, जहां से आपके क्वेश्चन आपको भरपूर देखने को मिलते हैं। लगभग आपकी पूरी 30 नंबर की आपकी पूरी हिंदी आती है। उस 30 नंबरों में आपकी पूरी पूरी हिंदी आती है। उसमें हिंदी में वर्णमाला में आपको कम से कम आपको 3 से 4 नंबर देखने को मिल जाएंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हिंदी वर्णमाला का आज का ये लेक्चर। सबसे पहले क्या आता है, वर्णमाला होता क्या है। जो वर्णों का एक व्यवस्थित समूह है उसको वर्णमाला कहते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्णमाला क्या है, तो वर्णों का जो व्यवस्थित समूह है उसको वर्णमाला कहते हैं। यानी जिस प्रकार एक एक मोती पिरोने से माला बनती है और सुंदरता बढ़ाती है, उसी प्रकार वर्णों के व्यवस्थित क्रम से ही वर्णमाला बनती है। ये आपको बात क्लियर हो गई कि वर्णमाला क्या है। वर्णों का जो व्यवस्थित समूह है उसी को वर्णमाला कहते हैं। चलिए हम वर्णमाला को अब डिफाइन करते हैं कि वर्णमाला में क्या क्या चीजें आती हैं, क्या क्या उसके पार्ट्स हैं, उस सबके बारे में हम यहाँ बात करेंगे। सबसे पहले वर्ण, ध्वनि और शब्द, इसमें जो अंतर है उस अंतर को जान लेते हैं कि वर्ण क्या होता है, आपका ध्वनि क्या है और आपका शब्द क्या है। इसके जो मूलभूत अंतर है उस अंतर को जानना बड़ा जरूरी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके पुटअप किए जाते हैं। ध्वनि, ध्वनि क्या है, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, यानी बोलने वाली जो सबसे छोटी मौखिक इकाई होती है वो ध्वनि कहलाती है। ध्वनि क्या कहलाती है, भाषा की सबसे छोटी, क्या है, सबसे छोटी जो इकाई है वो ध्वनि कहलाती है। और वहीं वर्ण क्या कहलाता है, वर्ण है जो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है, यानी जो सिर्फ लिखने में वर्क ऐसे करती है। तो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई जिसके टुकड़े ना किए जा सकें उसको क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं, भाषा की वह सबसे छोटी लिखित इकाई जिसके टुकड़े ना किए जा सकें उसको हम लोग वर्ण कहते हैं। अब यही शब्द किसे कहते हैं, भाषा की जो सबसे छोटी सार्थक इकाई हो, जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता हो। सार्थक का मतलब अर्थ सहित, जहां पर आपकी भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसका कोई सार्थक शब्द हो, यानी सब भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द कहलाती है। जैसे आपका नल है, कल है, जल है, ऐसी इकाई जिसका कोई सार्थक शब्द हो, यानी को अर्थ के साथ वो सहित में हो। जिसका कोई अर्थ नहीं है वो आपकी इकाई नहीं कहलाएगी। शब्द वह इकाई है जो भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई कहलाती है। परीक्षा विशेष में हम देख लेते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण या ध्वनि। अगर आपके ऑप्शन में वर्ण नहीं है तो आप ध्वनि लगा सकते हैं, अगर ध्वनि है तो वर्ण लगा सकते हैं। अगर दोनों चीज हैं तो आप सबसे ज्यादा कंसीडर करेंगे आप ध्वनि को। किसको, ध्वनि को। और भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वो आपकी शब्द है। क्या है, शब्द है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी कि वर्ण क्या है, ध्वनि क्या है और शब्द क्या है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ये आपकी ध्वनि कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई जिसके टुकड़े ना किए जा सके वो वर्ण कहलाता है। और भाषा की सबसे छोटी जो सार्थक इकाई है वो आपका शब्द कहलाता है। इतनी चीजें आपको पता हो गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम वर्णों का वर्गीकरण यानी महावर्गीकरण जानते हैं कि वर्णों का कुल वर्गीकरण कैसे होता है और किस प्रकार से होता है। टोटल वर्ण कितने होते हैं, टोटल वर्ण आपके 52 यानी 52 होते हैं। टोटल वर्ण कितने होते हैं आपके, 52 आपके वर्ण होते हैं। वर्णों को दो भागों में विभाजित किया गया है जिसमें स्वर और व्यंजन है। कौन कौन से हैं, स्वर हैं और व्यंजन है। तो हम बात करते हैं स्वर कितने होते हैं और व्यंजन कितने होते हैं। स्वरों की जो संख्या है वो लिखने के आधार यानी लेखन के आधार पे स्वरों की संख्या 11 है। कितनी है, 11 है। आप ये याद रखेंगे, स्वरों की संख्या 11 है क्या, लेखन के आधार पे। वहीं हम उच्चारण के आधार पे लेके चलते हैं तो जो स्वरों की संख्या है वो 10 हो जाती है। कितनी है, 10 हो जाती है। क्यों, उसमें जो री है उसको नहीं कंसीडर किया जाता, उसको नहीं कैलकुलेट किया जाता है। तो लेखन के आधार पर जो स्वरों की संख्या है वो 11 है और जो उच्चारण के आधार पे स्वरों की संख्या 10 है। ये आपको बात क्लियर हो गई है।
अब हम बात करते हैं व्यंजन। जो व्यंजन होते हैं, व्यंजन जो मूल व्यंजन है वो कितने हैं? 33, यानी 33। जो मूल व्यंजन है वो आपके 33 है। कितने हैं? 33 हैं। और उसके बाद जो आपके उच्छिप्त व्यंजन है, क्या है? जो उच्छिप्त व्यंजन है वो आपके दो हैं। कौन से? उच्छिप्त व्यंजन दो हैं। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त कैसे? कौन से? छत्रज्ञा वाले, ये आपके संयुक्त व्यंजन ये कौन से हैं? 4 हैं। और वहीं जो अयोग वा हैं ये आपके 2 हैं। तो व्यंजनों की संख्या कितनी है? जो आपके मूल व्यंजन कितने हैं? आपके 33 हैं। कितने? 33 है। मूल व्यंजन कितने हैं आपके? 33 हैं। वहीं उच्छिप्त व्यंजन आपके 2 हैं, संयुक्त व्यंजन 4 हैं और अयोग वा आपके टोटल 2 है। यानी कुल मिला के स्वरों की और व्यंजन की दोनों को कैलकुलेट किया जाए तो आपके टोटल वर्ण 52 निकल के आते हैं। कितने? 52 निकल के आते हैं। इतनी बातें अब क्लियर हो गई हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि उसके बाद जो स्वर भेद हैं, जो स्वरों का जो वर्गीकरण है वो किस आधार पर किया गया है? यानी मात्रा और समय के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। यानी मात्रा और समय के आधार पर क्या किया गया है? स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। देखो मैंने प्रिंट कितने बढ़िया से आपके लगा रखा है कि आपको एक एक बात समझ में आए। सबसे पहले आपका हस्व स्वर होता है। हस्व स्वर क्या होता है? हस्व स्वर वो होता है जिसमें एक मात्रा का समय लगता है, यानी बहुत कम समय लगता है। जैसे आ, ई, उ, री, ये 4 हैं। ये आपके मूल स्वर भी कहलाते हैं। ह्रस्व स्वर को ही मूल स्वर कहा जाता है। इसको आप क्या कहते हैं? इसी को आप क्या कहते हैं? मूल स्वर। क्या है? यही आपके मूल स्वर होते हैं। तो ह्रस्व स्वर में कौन कौन से हैं? आ, ई, उ, री। इसमें एक मात्रा का समय लगता है। उसके बाद आपका जो दीर्घ स्वर है, क्या है? जो दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? दीर्घ स्वर वो होते हैं जिनमें 2 मात्रा का समय लगता है, यानी 2 गुना समय लगता है। जैसे आ, ई, उ, ए, औ, औ। अगर आप बोल के देखेंगे तो आपको थोड़ा इसमें लेंदी लग रहा है, यानी आपको ज़्यादा समय लग रहा है आपके ह्रस्व स्वर से ज़्यादा। तो ह्रस्व दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा उ, ए, ओ और औ। ये 5 आपके कौन से हैं? दीर्घ स्वर्ग हैं। क्या है? दीर्घ स्वर्ग है। टोटल कितने हो गए? 5 और 4 9। ये आपके समझ में आ रहा है? ये आपके टोटल ये हो गए। उसके बाद आप प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर कौन सा होता है? जिसमें 3 मात्रा का समय लगता है, यानी 3 गुना समय लगता है। जैसे कौन सा? ओम। जैसे ओम आप बोलते हैं, आप बोल के देखिए ओम, तो इसमें आपको थोड़ा जो दीर्घ स्वर है उससे ज़्यादा आपको यहाँ समय लगेगा, यानी 3 मात्रा का समय लगता है। तो उसको क्या बोलते हैं? प्लुप्त स्वर। तो प्लुप्त स्वर में कौन सा स्वर आता है? जो ओम आता है। और उसके बाद री क्या है? पूछा गया है कि री क्या स्वर है, क्या है? लेखन में ये 11वां स्वर है। क्या है? लेखन में ये 11वां स्वर है, पर उच्चारण करते समय ये री के साउंड लेता है। क्या है? री। जैसे रा में छोटी ई की मात्रा होती है ना, उसका स्वर लेता है। तो लेखन में तो इसको स्वर माना जाता है, बट उच्चारण के समय इसको स्वर नहीं माना जाता। तो मैंने आपको बताया पहले, आपको मैंने पहली स्लाइड में मैंने आपको बताया था, आपने देखा होगा कि जो उच्चारण के आधार पे आपकी जो स्वर हैं वो 10 हैं, क्योंकि उसको रियू नहीं गिना जाता। और लेखन के आधार पे आपके स्वर कितने हैं? 11 हैं। इतनी बातें आपको पता चली। स्वर भेद आपके कितने हैं मात्रा और समय के आधार पे? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। उसमें मूल स्वर कौन कौन से हैं? आ, ई, उ और री। इतनी चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं मुख और जीवा की स्थिति के आधार पे वर्णों को किस आधार पर बांटा गया है। सबसे पहले हम अपनी जीवा जो है उसको हम देखते हैं। क्या है? जैसे अग्र, मध्य, पश्च, यानी 3 भाग हर चीज के होते हैं। जैसे हमारे जीवा के भी 3 आपके जो मुख हैं, इसके आपके कितने? 3 भाग हैं जीवा के। जीवा में कैसे? एक आ, जो अग्र है यानी फ्रंट वाला है। उसके बाद जो मध्य है जो आपके बीचों बीच में है, और जो पश्च है वो बैक में है। तो अग्र स्वर यानी फ्रंट स्वर, जो फ्रंट है उस फ्रंट से आप कौन कौन से स्वर कर सकते हैं? ई। जैसे आप बोल के देखिए, जब ई बोलते हैं तो आपका सिर्फ जो आगा स्वर होता है वो स्वर ही आपको, जो फ्रंट वाला है वहीं से आपकी जीभ क्लिक करती है, वहीं आप से आपको वर्ड सुनाई देते हैं। जैसे ई, ई, ए, मतलब बाहर से ही निकल गया। तो ये अग्र में, अग्र स्वर में आपके कौन कौन से आएंगे? ई, छोटी, बड़ी, ए और ए। अब वहीं हम मध्य, सेंटर की बात करते हैं। सेंटर जब आ बोलते हैं, आ, तो जो आ वर्ड है कहां से निकलता है? सीधे मध्य से निकलता है। तो मध्य स्वर कौन सा है? ये आपका आ है। क्या है? आ। और जो बाकी जो आपके जो बचे हुए हैं ना, जैसे बड़ा, ऊ, औ, ये आपका क्या है? ये आपका पश्च स्वर में हो जाते हैं। तो आपका मध्य में क्या है? सेंटर में आ है, उसके बाद अग्र में ई, ए,
और वहीं पश्च में आप बात करते हैं तो आ, उ, औ, औ, ये आपके 5 वर्ड आ जाते हैं। ये आपके मुख के आधार पे, जीवा के आधार पे आपकी ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। अब हम बात करते हैं मुख के आधार पे। मुख के आधार पे भी 4 तरीके से जो स्वरों को विभाजित किया गया है। क्या है? 4 तरीके से विभाजित किया है। कैसे? माउथ ओपनिंग, यानी कैसे उसकी जो हमारा जो मुंह है किस प्रकार से खुलता है। इसलिए मैंने तक बॉक्स बना रखे हैं। बॉक्स देखिए, सबसे पहला बॉक्स क्या है? ओपन, ये खुला हुआ है। दूसरा क्या है? आधा खुला हुआ है, आधा बंद हुआ है। और तीसरा क्या है? पूरा क्लोज्ड है। और चौथा क्या है? जो आधा क्लोज्ड है। संवृत का मतलब होता है व्रत, व्रत मतलब सम, यानी पूरा व्रत क्लोज है और ये आधा बंद है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विव्रत की। किसकी? विव्रत की। विव्रत क्या है? ओपन, जो पूरा खुला हुआ है। तो जैसे हम आ बोलते हैं, आ, तो ये हमारा पूरा पूरा जो हमारा मुंह है, पूरा मुंह ओपन हो जाता है, पूरा मुंह ओपन ओपन होता है। तो ओपन में क्या है? विव्रत में आपका आ, क्या है? आ। उसके बाद हम बात करते हैं आपका अर्धविव्रत क्या है? क्या है? अर्धविव्रत में हम बात करते हैं, अर्धविव्रत में आपके कौन कौन से वर्ड जिसमें आधा खुलता है? जैसे आ, ए, मतलब आधा मुंह खुल रहा है, पूरा आपका मुंह नहीं खुल रहा है। और विव्रत में आपका पूरा मुंह खुलता है। तो अर्धविव्रत में आपके कौन कौन से? आ, ए, औ। वहीं हम संव्रत में बात करते हैं। संव्रत में आपका जो पूरा मुंह बंद हो जाता है, जैसे ई, उ, यानी आपका पूरा मुंह क्या हो रहा है? क्लोज्ड हो रहा है। तो संव्रत में आपके कौन कौन से आ जाएंगे? ई, उ। वहीं अर्ध संव्रत में जो 2 बचे हुए हैं, इसमें अ और औ, ये आधे खुलते हैं। तो आपके 4 जीवा के आधार पे आपके कौन कौन से हैं? अग्र, मध्य, पश्च। और मुख के आधार पे आपके विव्रत, अर्धविव्रत, संव्रत और अर्ध संव्रत। ये आपकी पूरी जो स्वर है उनके पूरे विभाजन मैंने आपको बता दिए हैं। और जिसको जो नहीं समझ में आ रहा है वीडियो को 2-4 बार देखें तो वीडियो आपको क्लियर हो जाएगा। और फिर भी कुछ भी क्वेरी रहती है तो आप सीधे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं और पूछ सकते हैं। आगे देखते हैं हम क्या है। अब हम व्यंजनों की बात करते हैं। व्यंजनों में सबसे पहले हम का से लेकर माँ के जो वर्ड हैं उनकी बात करते हैं। और उनकी कुल संख्या कितनी होती है? 25 होती है। जिन्हें 5 भागों में, 5 वर्गों में डिवाइडेड किया जाता है। तो उन वर्गों में जो डिवाइड किया जाता है उसके जो स्थान है, कहाँ से क्या बोला जाता है, उसके लिए भी आप ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। जैसे का वर्ग में कौन कौन से वर्ड आते हैं? का, खा, गा, घा, ज्ञा। चा वर्ग में चा, छा, जा, झा, ज्ञा। टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढा, णा। अब ये ता वर्ग में ता, था, दा, धा, ना। पा वर्ग में पा, फा, बा, भा, मा। ये आपके ये वर्ड आते हैं। तो आपको जो इनके स्थान है, स्थान याद करने के लिए कुछ मैं ट्रिक दे रहा हूँ। ट्रिक देने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको ट्रिक से बता रहा हूँ जो आपको जल्दी याद हो जाएंगे। तो आपको क्या याद करना है? आपको याद करना है के, टी, एम, 2। यानी जैसे आप कहीं जाते हैं तो अपना एटीएम अपने साथ में रखते हैं ना, तो उस तरीके से आपको याद रखना है के टी एम, यानी एटीएम की जगह आप के लिखा दीजिए। के टी एम 2, यानी कहीं जाएंगे पैसे के लिए तो आप अपने एटीएम मांगेंगे ना, तो एटीएम के लिए क्या मांगेंगे? ए हटा देंगे, वहाँ के टी एम 2, ये आपको याद रखना है। क्या? के टी एम 2। तो इससे आपको क्या याद रहेगा? जो आपका जो का वर्ग है, जो का वर्ग है वो कंठ से बोला जाता है, किसे? थ्रॉट से बोला जाता है। क्या? जो का वर्ग में जितने भी आपके 5 वर्ड आते हैं, जैसे का, ख, ग, घ, अंग्या, तो ये आपको किससे बोला जाता है? ये आपका कंठ यानी थ्रॉट से बोला जाता है। इतना आपको याद रहेगा। का वर्ग किससे बोला जाता है? पूरा का वर्ग ये आपका कंठ से बोला जाता है। अब ये चा वर्ग, चा वर्ग आपका टी या से याद रखेंगे, तालु। क्या है? तालु, जो पैलेट होती है, पैलेट से बोला जाता है पूरा चा वर्ग। चा, छा, जा, झा, अंग्या, तो ये आपका किससे बोला जाता है? आपका तालु से बोला जाता है। और वहीं आप टा वर्ग को लेके चलें, जो आपका टा वर्ग है ये आपका एम यानी मूर्धा से बोला जाता है। मूर्धा से क्या है? टा वर्ग पूरा बोला जाता है। टा, ठा, डा, ज्ञा, ना। अब उसके बाद हम करते हैं ता वर्ग। जो ता वर्ग है ये आपका दंत से बोला जाता है। कहाँ से? दंत से बोला जाता है, जिसमें आपके ता, था, दा, धा और ना, ये वर्ड आपको देखने को यहाँ मिलते हैं। उसके बाद आपका जो पा वर्ग है ये आपका ऊंट यानी लिप से बोला जाता है। क्या है? लिप से बोला जाता है। जैसे पा वर्ग, जैसे पा, फा, बा, भा, मा, ये सारे वर्ड है ना, ये आपके लिप से बोले जाते हैं। तो आपको क्या याद करना है? के टी एम 2। का वर्ग आपका कंठ से, जो चा वर्ग है आपका तालु से, टा वर्ग है आपका मूर्धा से, ता वर्ग है आपका तीत से और पा वर्ग है आपका ओष्ठ से। ये आपको सारे व्यंजन याद हो गए होंगे, यानी किस प्रकार से जो बोले जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आपका जो अंतस्थ व्यंजन है, क्या है?
जो अंतस्थ व्यंजन है वो आपके क्या, अंतस्थ को ही हम लोग सेमी वोवल्स भी कहते हैं। क्या है, अंतस्थ को हम क्या कहते हैं, सेमी वोवल्स भी कहते हैं, जिनकी संख्याएं कितनी होती हैं, जिसकी कुल संख्याएं 4 होती हैं। क्या होती हैं, 4 होती हैं। कितनी होती हैं, 4 होती हैं, जिसमें क्या क्या है, या, रा, ला और वा, कितनी होती है, 4 होती हैं अंतस्थ व्यंजन, जिन्हें सेमी वोवल्स यानी अर्ध स्वर भी कहा जाता है। तो कौन कौन से हैं, या, र, ला, व, ये स्वर और व्यंजन के बीच की स्थिति को दर्शाते हैं। क्या है, दर्शाते हैं, या, र, ला, व। अब हम बात करते हैं ऊष्म व्यंजन की। ऊष्म व्यंजन भी आपके 4 होते हैं। कौन कौन से, जो बोलते समय जिसमें ऊष्मा यानी गर्माहट पैदा होती है, तो कौन कौन से हैं, श, 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 हा। कौन कौन से, श, 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 हा। कितने हैं, 4 हैं। बोलते समय इसमें क्या, थोड़ी ऊर्जा में आपको मिलती है, गर्माहट पैदा होती है। अब आपके जब द 3s डिकॉर्डर है, इसको आपको जरूर याद करना है। जैसे आपका जो शाह है, जो शाह है, जो शलजम वाला शाह है, यह आपका तालव्य से बोला जाता है। क्या, तालु से बोला जाता है। किससे बोला जाता है, आपका तालु से बोला जाता है। किससे, तालु से बोला जाता है। पर जो ये षटकोण वाला शाह है, षटकोण वाला, यह आपका मूर्धन्य से बोला जाता है। किससे, मूर्धन्य से बोला जाता है। किससे, मूर्धन्य से बोला जाता है। और जो सपेरे वाला सा है, ये आपका दंत से बोला जाता है। क्या, दंत से बोला जाता है। ये तीनों चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। शाह आपका तालव्य से, षटकोण वाला सा मूर्धन्य से, और सपेरा वाला सा आपका दंत से बोला जाता है। तो ये कुल ओवरऑल मैंने आपको क्या क्या बता दिया है। कुल ओवरऑल मैंने आपको यहाँ पर मैंने आपको सबसे पहले आपको मैंने वर्णों की जो वर्ण, ध्वनि और शब्द, इसका जो आधारभूत है मैंने उसके बारे में बताया है कि ध्वनि क्या है, वर्ण क्या है, शब्द क्या है। उसके बाद मैंने आपका वर्णों का जो महावर्गीकरण है उसके बारे में मैंने आपको क्लियर कर दिया कि स्वर कैसे हैं, व्यंजन कैसे हैं, कितने स्वर होते हैं, कितने वर्ण होते हैं, मैंने उसके बारे में आपको क्लियर किया। उसके बाद आपके स्वरों के भेद के बारे में, और उसके बाद जो मुख और जीवा के आधार पर स्वर मैंने आपको डिवाइड किए। स्पर्श व्यंजनों के बारे में बता दिया आपको। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन और उसमें व्यंजन के बारे में मैंने आपको बता दिया। क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए हम इस जो आपकी वर्णमाला की क्लास है इसको 2 पार्ट में डिवाइड करके चलेंगे। क्या है, 2 पार्ट में इसको लेके चलेंगे, क्योंकि आगे हमें क्या क्या पढ़ना है ये अभी आप देख लीजिए। अभी हमें आपको विशिष्ट व्यंजन, संयुक्त और आगत, और प्राणवायु का विज्ञान, स्वर तंत्रियाँ, अयोग, व्याय, अनुशासिक, उच्चारण के रहस्य, उसके बाद ये टेबल, ये जो सारी चीज़ें आपको अभी पढ़नी है। तो ये जो पढ़नी है ये आपका, हम क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है इस वजह से हम इसको 2 पार्ट में लेके चलेंगे। और इस वीडियो को जैसा ही आपको प्रोसेस हमें देखने को मिलेगा, तो ऐसी ये जो क्लासेज हैं आपकी लगातार आपको दी जाएंगी। चलिए हम मिलते हैं किसी अब नेक्स्ट क्लास में, हम हमारी मुलाकात होगी। और अपने दोस्तों तक चैनल को जरूर शेयर करिए, वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नए अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, और अपनी तैयारी करते रहिएगा।